हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब अद्वितीय हल होता है इन रैखिक युग्मों का, तो केवल उसी अवस्था में हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें दोहरा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये दोनों रैखिक समीकरण मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक ना। तो यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो उस स्थिति में इन दोनों समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है, यानी केवल और केवल एक ही हल होता है। ठीक ना। और यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक ना। अब यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है, तो उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक ना। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जब इन दोनों रेखाओं का केवल एक अद्वितीय हल होता है, उसी अवस्था में हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो अब ये वज्र गुणन विधि क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमें वज्र गुणन विधि से इन दोनों का हल निकालना है। ठीक ना। और इन दोनों का हल एक अद्वितीय हल है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x y फिर 1 लिखते हैं। ठीक ना। अब मैं क्रम बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रख लीजिए। जैसे कि b c a b, पहले b लिखेंगे फिर c फिर a फिर यही वाला पद यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक ना। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, b c a b। अब नीचे भी इसी तरह लिखेंगे b c a b। ठीक ना। अब ऊपर 1 1 लिख देंगे b1 c1 a1 b1, नीचे भी 2 लिखेंगे b2 c2 a2 b2। ठीक। अब इतना लिखने के बाद हम लोग इसका गुणा इसमें करते हैं, b1 का गुणा c2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, b1 इंटू c2। ठीक ना। उसके बाद से इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा b2 c1, फिर माइनस का चिन्ह इसके बीच में लगा दिया जाता है, फिर बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा y बटा, अब जब y लिखेंगे तो इसका गुणा करेंगे, तो c1 का गुणा a2 में करिए तो ये हो जाएगा c1 a2, फिर c2 का गुणा a1 में करिए तो ये हो जाएगा c2 a1, इसके आगे माइनस का चिन्ह, फिर बराबर इधर लिखेंगे 1 बटा, अब इसका गुणा इसमें करिए a1 b2 और इसका गुणा इसमें करिए a2 b1, इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक। तो ये इतना वज्र गुणन विधि से आ गया। ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग x और y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, यदि हमें x का मान निकालना है तो हम लोग इतने बराबर इतना लिखेंगे, यदि हमें y का मान निकालना है तो इतने बराबर इतना लिखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं, तो इसे लिखेंगे x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, ये हो जाएगा 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक। और लिखेंगे, अब हमें y का मान निकालना है तो इतने बराबर इतना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक। इधर देखिए यहाँ पे ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का मान हो गया। और यहाँ से y का मान इसी तरह निकल जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी तरीके से हम लोग वज्र गुणन विधि से हल निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है। ठीक ना।
तो कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें दाहिने पक्ष में जीरो करना होता है, तो इसमें पहले से ही जीरो है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1/A2 का मान, ठीक ना। तो A1 का मान यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 1 का गुणा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, 1 का गुणा इसमें कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर B1/B2 का मान हो जाएगा, B1 का मान ऊपर है, -3/B2 का मान हो जाएगा -9। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3। और C1/C2 का मान हो जाएगा -3/-2, माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3/2, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3 1/3 बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर 3/2 नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक ना। तो आपको पहले से ही पता है कि जब ये स्थिति आती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसमें देखिए दाहिने पक्ष में जीरो नहीं है, तो हम लोग पक्षांतर करके जीरो बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + y, और इधर 5 से जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, -5 बराबर 0। इसी तरीके से इसको विपक्षांतर कर लेंगे, तो 3x + 2y - 8 बराबर 0, ठीक ना। तो अब ये दोनों नए समीकरण बन गए हैं, तो यहाँ से निकालते हैं A1/A2 का मान। तो A1 का मान है 2, A2 का मान है 3, तो 2/3। और B1/B2 का मान निकालते हैं, तो B1 का मान है यहाँ पे 1, ठीक ना, 1/B2 का मान है 2। और C1/C2 का मान निकालते हैं, तो C1 का मान है -5, C2 का मान है -8, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया 5/8। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और आपको पता है कि इस स्थिति में इन दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका एक अद्वितीय हल है, ठीक ना। तो जब इसका एक अद्वितीय हल है तो हमें अब इसका वज्र गुणन विधि से हल करके x और y का मान निकालना होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x y फिर 1 लिखेंगे, ठीक। अब फिर वही क्रम अपनाएंगे, B1 C1 A1 फिर B1। तो यहाँ पे B1 का मान क्या है, B1 का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक। फिर C1 का मान क्या है, C1 का मान है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। और A1 का मान क्या है, A1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर यही वाला पद यहाँ पे अंत में भी लिख देंगे, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरे समीकरण में B2 का मान क्या है, B2 का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। C2 का मान है -8, -8 लिख लीजिए। A2 का मान है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक। और फिर यही पहला वाला पद यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि B2 का मान। अब इसके बाद तो आपको पता ही है कि इसका गुणा हम लोग अब इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बटा 1 का गुणा -8 में करिए तो -8 हो जाएगा, और 2 का गुणा -5 में करिए तो ये हो जाएगा -10, और इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बराबर। फिर y बटा, अब -5 का गुणा 3 में करिए -15, और -8 का गुणा 2 में करने पर -16 आता है, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर बराबर 1 बटा, अब 2 का गुणा इसमें करिए 2 दूना 4, और 3 का गुणा इसमें करिए 3 आ गया, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, ठीक ना। तो इसे हल करके छोटा कर लेते हैं, तो x बटा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 - 8, ये आ जाएगा 2 बराबर y बटा -15, और माइनस का गुणा माइनस में +16 हो जाएगा, 16 - 15 1 हो जाएगा, बराबर 1/1, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा x/2 बराबर 1/1, और y/1 बराबर 1/1 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 2 निकल के आ गया, x का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक ना।
और y बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, तो आप लोग देख सकते हैं दाहिने पक्ष में 0 नहीं है, तो हम लोग 0 कर लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक ना। तो यहाँ से अब हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान हो जाएगा 3/6, 3/6 बराबर 1/2 हो गया। अब b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1 का मान है -5 बटा -10, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। और c1/c2 का मान निकाल लेते हैं। तो c1 का मान -20, c2 का मान -40, तो माइनस माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो आप लोग देख सकते हैं 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपको पता है कि इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक ना। तो जब इसका अनेक हल है तो हम लोग इसमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दाहिने पक्ष में पहले से ही 0 है। तो अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं a1/a2। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3, ठीक। और b1/b2 का मान की बात करें और तो b1 का मान है -3 बटा b2 का मान है -3, ये कट के 1 आ जाएगा। और c1/c2 की बात करें तो c1 का मान है -7, c2 का मान है -15, तो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 7/15। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, ठीक ना। तो जब ये बराबर नहीं है तो आपको पता ही है कि इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका एक अद्वितीय हल है। तो जब इसका अद्वितीय हल है तो हम लोग यहाँ पे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे x y फिर 1, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे b1, तो b1 का मान क्या है, b1 का मान है -3, c1 का मान है -7 और a1 का मान है 1, फिर यही वाला पद लास्ट में लिखेंगे -3 यानी b1 का मान, ठीक ना। अब इसी तरीके से नीचे लिखते हैं b2 का मान भी -3 ही है और c2 का मान है -15, a1 का मान है 3, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम लोग -3 का गुणा -15 में करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा -3 का गुणा -15 करेंगे तो ये हो जाएगा +45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -3 का -7 में करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, फिर बराबर y बटा, अब -7 का गुणा 3 में करिए तो -21 हो जाएगा, ठीक। और -15 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -15 और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर बराबर 1 बटा, अब 1 का गुणा -3 में करिए तो ये हो जाएगा -3 और 3 का गुणा -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -9, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा x बटा 24 बराबर y बटा, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -21 + 15, तो ये हो जाएगा -6, फिर बराबर 1 बटा, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बटा 24 बराबर 1/6 और y बटा -6 बराबर 1/6। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ पे 24 का भाग है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, 24 गुणा 1/6 और यहाँ से y बराबर हो जाएगा -6 गुणा 1/6, ठीक ना। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गया इस तरीके से। और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 एकम 6 यानी कि -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।